Hello students, hi everyone. Now we are starting with lecture number 11. ठीक है, till lecture number 10 we have discussed regarding different types of metallic solid, different types of ionic solid. कैसे वो solid कोई आयन वॉइड के अंदर फिट हो रहा है, कोई लैटिस बना रहा है, इन सब के बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया. ठीक है, कुछ बातें मैं आपको और बताऊंगा रिगार्डिंग क्यूब. तो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू पार्ट, new topic, that is element of symmetry in a cube. Element of symmetry in a cube. बराबर, हम यहाँ पे ना बेसिकली क्यूब के सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब. ठीक है, क्यूब के अंदर सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं. इन अ क्यूब देर आर 23 टाइप ऑफ सिमेट्री. क्यूब में ना देर आर 23 टाइप ऑफ सिमेट्री, जो बेसिकली ब्रॉडली 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं हम लोग. सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री है पॉइंट ऑफ सिमेट्री. बराबर, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है दैट इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री, या फिर मैं उसे बोल दूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री. बराबर, मैं उसे दूसरे नाम से बुला सकता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, सेकेंड टाइप इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एंड थर्ड वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो बेसिकली 3 टाइप के सिमेट्री क्यूब के अंदर. बराबर, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फर्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, इफ आई आस्क यू कि क्यूब में कितना सेंटर होगा, तो आप क्या बोलेंगे इसका आंसर मुझे? क्यूब में कितना सेंटर होगा, तो इसका आंसर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर क्यूब में एक ही सेंटर होगा. यस, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स. क्यूब में एक ही सेंटर होगा, जिस सेंटर के थ्रू मैं क्यूब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसा सोचो. ठीक है, बराबर, ये कहीं पे होगा. दिस इज योर सेंटर ऑफ सिमेट्री यू कैन से. बराबर, इमेजिन बॉडी सेंटर, इमेजिन बॉडी सेंटर, क्यूब का बॉडी सेंटर, दैट इज योर सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा? 1. नंबर 2, सेकेंड वन इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री. एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, शॉर्ट में मैं उसे AOS भी लिख सकता हूँ. ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वो अलग है. क्यूब के अंदर जो मैंने सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर को रिप्रेजेंट किया, वो अलग है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री में फर्स्ट पार्ट में ऐसे बोल रहा हूँ. एक्सिस ऑफ सिमेट्री में फर्स्ट पार्ट इज टेट्राड एक्सिस. द फर्स्ट पार्ट इज टेट्राड एक्सिस. नाउ what do you mean by tetrad axis? That axis which join two opposite face center. बराबर, ये पहला जो टेट्राड एक्सिस है ना स्टूडेंट, वो कहाँ से पास हो रहा है वो देखो आप. टेट्राड एक्सिस में उसे बोल रहा हूँ जो 2 अपोजिट फेस सेंटर को ज्वाइन कर रहा है. इट जॉइंट्स टू अपोजिट फेस सेंटर, जॉइंट्स टू अपोजिट फेस सेंटर. बराबर, दिस इज फेस सेंटर नंबर 1, दिस इज फेस सेंटर नंबर 2. बराबर, यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है ना, बराबर, दिस इज योर टेट्राड एक्सिस नंबर 1. फेस सेंटर नंबर 1, फेस सेंटर नंबर 2, यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है दिस इज योर टेट्राड एक्सिस. आगे पीछे यहाँ पे भी फेस सेंटर होते हैं, आगे पीछे, तो दिस इज योर टेट्राड एक्सिस नंबर 3. ठीक है, तो फेस सेंटर, 2 अपोजिट फेस सेंटर को ज्वाइन करके आई कैन फॉर्म 3 टेट्राड एक्सिस. बराबर, ऐसे 3 टाइप के टेट्राड एक्सिस मुझे मिलेंगे. बराबर, जो क्यूब को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे. तो ये 3 टाइप की सिमेट्री होगी. बराबर, एक ऐसे और तीसरा ऐसे. आपको समझ रहा है मेरा बात? ठीक है, तीसरा ऐसे, लाइक दिस. ठीक है ना. सेकेंड वन, द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सिस इज, उसको हम बुलाएंगे डायड एक्सिस. सॉरी, ट्रायड एक्सिस. आफ्टर टेट्राड ना, नेक्स्ट इज ट्रायड एक्सिस. बराबर, जैसे ये ज्वाइन कर रहा है 2, लेट्स सी,
अपोजिट वर्टाइसेस को, दैट इज योर बॉडी डायगनल, इन अ सिंपल वर्ड यू कैन सी बॉडी डायगनल वाला एक्सेस, बॉडी डायगनल वाला एक्सेस, ठीक है, यहां से यहां तक, सी क्लियर हो रहा है बात? दिस इज योर बॉडी डायगनल एक्सेस, बराबर, ये बॉडी डायगनल एक्सेस है, बराबर। ऐसे कितने बॉडी डायगनल एक्सेस मिल सकते हैं आपको? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने मेरे पास? 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे, बराबर। अपोजिट कॉर्नर को अगर मैं ऐड, बराबर, अपोजिट कॉर्नर, ठीक है, अपोजिट कॉर्नर को अगर मैं देखूं तो मुझे कितने मिलेंगे? बराबर 8 है, अगर मैं अपोजिट कॉर्नर को ऐड करूं तो मुझे मिलेंगे 4 ट्रायड एक्सेस, बराबर। तो ट्रायड एक्सेस का नंबर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब जिस रूम में, उस रूम को क्यूब मानेंगे और रूम के अपोजिट कॉर्नर को, बराबर, वर्टाइसेस को, अपोजिट वर्टाइसेस को, बराबर, बॉडी डायगनल के थ्रू पास होना चाहिए वो एक्सेस, ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर 1, नंबर 2, बराबर, 2 ऊपर से 2 नीचे की तरफ से जाएंगे, ठीक है। दिस यू कैन से दिस इज नंबर 1, बराबर। यहाँ से यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर 2, क्लियर। यहाँ से यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा नंबर 3, यहाँ से यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा नंबर 4। तो देर आर 4 ट्रायड एक्सेस, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज इन एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जो तीसरा टाइप है उसको हम लोग नाम देते हैं डायड एक्सेस, बराबर, विच जॉइंट्स टू अपोजिट एज सेंटर, क्लियर। तो दिस इज योर फर्स्ट फेस ऑफ क्यूब, दिस इज योर सेकेंड फेस, बराबर ना। अब मैं 2 अपोजिट फेस एज सेंटर कैसे बात कर रहा हूँ? ये एज सेंटर नंबर 1, दिस इज योर एज सेंटर नंबर 2। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइक दिस, बराबर। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, दिस इज योर डायड एक्सेस, दिस इज योर डायड एक्सेस। अब जिस रूम में किसी भी 2 अपोजिट एज सेंटर को ढूंढे, दोनों अपोजिट होना चाहिए, वहाँ से जो एक्सेस पास हो रहा है ना, दैट इज योर डायड एक्सेस, बराबर, जो क्यूब को डिवाइड कर रहा होगा। ऐसे कितने पॉसिबल होंगे? बोलो, नंबर ऑफ एज सेंटर कितने मेरे पास? कितने एज सेंटर हैं? बोलो। मेरे पास एजेस हैं 12, 1 2 3 4, 4 इधर, 4 ऊपर, 4 नीचे, बराबर। और मुझे 2 अपोजिट ऐड करने, यानी 12/2, बराबर, दैट इज 12/2, 12/2 यानी 6, क्लियर। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल मेरे पास 3 टाइप है एक्सेस ऑफ सिमेट्री में, टेट्राइड एक्सेस, बराबर, ट्रायड एक्सेस एंड डायड एक्सेस। ये अपोजिट एज सेंटर, अपोजिट फेस सेंटर एंड बॉडी डायगोनल के लिए। टेट्राइड एक्सेस की पॉसिबिलिटी 3 है, ट्रायड एक्सेस की पॉसिबिलिटी 4 है और डायड एक्सेस की पॉसिबिलिटी 6 है। तो ओवरऑल एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 6 + 4 10 + 3 दैट इज 13। क्लियर हुआ आपको मेरा बात? ठीक है। नाउ थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ सिमेट्री विच इज फाउंड इन क्यूब इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड is plane of symmetry, plane of symmetry, जिसको मैं यहाँ पे मैंने बोला कि ऐसा एक्सिस जो डिवाइड कर रहा होगा 2 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ऐसा प्लेन जो डिवाइड कर रहा होगा क्यूब को 2 इक्वल पार्ट में, प्लेन ऑफ सिमेट्री विच कैन डिवाइड द क्यूब इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप में पॉसिबल हो सकती है? देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप में पॉसिबल हो सकती है। इसमें जो फर्स्ट टाइप पॉसिबल है वो है वर्टिकल, मैं ऐसे बोल रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज योर फर्स्ट टाइप, जो वर्टिकल एजेस है ना, आप उनके सेंटर को देखो जरा, ये वाले पहले देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, विजुअलाइज करना, वर्टिकल एजेस को देखना, वर्टिकल एजेस ये वाले, ठीक है, बराबर।
उनके एज सेंटर को देखो, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4. डोंट यू थिंक ये क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में? व्हाट यू से, लाइक दिस. क्यूब है आपके सामने, आप क्यूब को ऐसे कट कर रहे हो इन दिस वे, बराबर. दिस इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये एक प्लेन है जो मॉलिक्यूल को और यू कैन से क्यूब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. दिस इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स, बराबर. ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है. ऐसे कितने होंगे? ऐसे अपोजिट ये जो एजेस है ना, ये कितनी कितने एज सेंटर को मिला के बन रहा है? ये बन रहा है दिस प्लेन, दिस पर्टिकुलर प्लेन इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फोर, दिस पर्टिकुलर प्लेन इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फोर अपोजिट एज सेंटर, बराबर. 4 एज सेंटर, या फिर मैं अपोजिट वर्ड नहीं बोलूँ, या फिर खाली इतना ही बोलूँ, 4 एज सेंटर को मिला के बन रहा है. ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेन में वो जो 4 एज सेंटर आ रहे हैं उनको मिला के बन रहा है. ये ऐसे भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स. दिस इज नंबर 1, ये फर्स्ट था. अब ये 4 के लिए आप देखो, ये एज 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, 4, जिनको मैंने मार्क किया आप उनको ध्यान से देखो, बराबर. ये वाला पार्ट लाइक दिस. लाइक दिस. डोंट यू थिंक कि मैं वापस इसको ऐसे कट कर रहा हूँ ऊपर से? व्हाट यू से, बराबर. ऐसे कट कर रहा हूँ, अगेन दो पार्ट में आएगा, एक आगे एक पीछे, बराबर. तो ये प्लेन भी कितने एज सेंटर को मिला के बन रहा है? 4 एज सेंटर को, बराबर. दिस इज सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, बराबर. प्लेन ऑफ सिमेट्री नंबर 2. दिस इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री नंबर 2. ठीक है, अब मैं एक ऐसे बना रहा हूँ, 1 2 3 4. व्हाट यू से? क्लियर हो रहा है बात? तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आया? दिस इज फर्स्ट वन, ये ऐसे कट किया था मैंने फर्स्ट वाले में, लाइक दिस, बराबर. सेकेंड वाले में फिर मैंने क्यूब ऐसे, मैंने उसको ऐसे कट किया, ऐसे ऐसे कट किया. थर्ड वाले में क्यूब को मैंने ऐसे कट किया, बराबर. मैथमेटिकली भी मैं देख सकता कि टोटल 12 एज सेंटर है. अगर 4 एज सेंटर को मिला के एक प्लेन बन रहा है तो ऐसे मेरे पास 3 प्लेन आएंगे, बराबर. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री का जो नंबर होगा वो 3 आएगा, बराबर. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेन, अगला जो टाइप ऑफ प्लेन है ना, उसे मैं रिलेट करूँगा अपोजिट वर्टाइसेस से, जिसे हम लोग नाम देते बॉडी डायगोनल प्लेन. अगर आपको याद होगा तो बॉडी डायगोनल प्लेन. ठीक है, ये क्यूब हो गया पूरा मान लो, बराबर. अब यहाँ से अपोजिट वर्टाइसेस, ये वाले एजेस से ये वाले एजेस की तरफ जाना है आपको, बराबर. दिस इज योर 2D प्लेन. ये आपका 2D प्लेन है, बराबर, जो अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ रहा है वहाँ पे, बराबर. यहाँ से यहाँ ऐसे सोचो. क्लियर हो रहा है बात? कैसे कट हो रहा है दिख रहा है? यहाँ से यहाँ पे ऐसे, लाइक दिस. गेटिंग माई पॉइंट, बराबर. ये यहाँ पे फेस सेंटर से पास होते जा रहा है, यहाँ से ये फेस सेंटर से पास होते जा रहा है, बराबर. कितने पॉसिबल होंगे ऐसे सोचो. अब ये किसको ज्वाइन हो रहे हैं? ये ज्वाइन हो रहे हैं, दो अपोजिट एजेस को ज्वाइन कर रहे हैं. टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ एजेस है मेरे पास 12. ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँ, टोटल नंबर ऑफ एजेस एक प्लेन के लिए, एक बॉडी डायगोनल प्लेन के लिए कितना नंबर ऑफ एजेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? आंसर इज 2. ये ऊपर वाला और ये नीचे, बराबर, 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी डिवाइडेड बाय 2. कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे मेरे पास टोटल? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे 12. 12 बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा? 6. मतलब ऐसे 6 पॉसिबल हैं, बराबर. दूसरा, यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेन से
जिसे मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, इस प्लेन से इस प्लेन की तरफ, व्हाट यू से, क्लियर। एक मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, दिस वन। आगे और पीछे के जो फेसेस हैं ना, उनको हाफ ऑफ कट करते हुए जा रहा है, ठीक है, उनको हाफ ऑफ कट करते हुए जा रहा है, जो मैंने आपको ब्लू से डिनोट किया है, आप उसे देखो खाली, ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका प्लेन, बराबर, ये हो गया आपका प्लेन। बात समझ रहे हैं आपको, क्लियर। ऐसे कट किया मैंने, ऐसे, बराबर। एक इसका उल्टा यहाँ से यहाँ पे भी पॉसिबल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक नीचे इस वाले प्लेन से, बराबर, एक यहाँ के प्लेन से हो गया यहाँ पर, एक इस वाले प्लेन से यहाँ पे हो जाएगा, बराबर। और एक जो है वो ऐसे आएगा, आपको यहाँ से इस तरफ देखना है, जो ऊपर और नीचे, ऊपर यानी आपका रूम का जो फैन है उसको हाफ कट करते हुए जा रहा है, बराबर। और ये नीचे जहाँ पे आप हो वहाँ से हाफ हाफ कट करते हुए जा रहा है, बराबर। दिस इज द प्लेन, बराबर, क्लियर। एक ये पॉसिबल हो गया, अगर मैं नंबरिंग करूँ तो दिस इज नंबर 1, और एक दूसरा ये वाले उसके अपोजिट वर्टाइसेस पे उल्टा, दिस इज नंबर 2, ठीक है। ये हो गया नंबर 3 आपका, यहाँ से यहाँ का नंबर 3, यहाँ से यहाँ पे जो आएगा दैट इज़ योर नंबर 4, यहाँ से यहाँ पे जो आएगा ना दैट इज़ योर नंबर 4, क्लियर। अब ये वाला देखिए, इस फेस से, बराबर, इस फेस पे जा रहा है, बराबर, दैट इज़ योर नंबर 5। अब ये जो ब्लू कलर के फेसेस है जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर ये इन्वॉल्व होंगे तो वो हो जाएगा नंबर 6। तो ऐसे कितने पॉसिबल हुए, ये ब्लैक वाला हो गया 4, और यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, सॉरी, ये 3rd, ये 4, ये हो गया आपका नंबर 5, और ये हो गया, इन दोनों के लिए हो गया नंबर 6, ठीक है। तो ये 6 बॉडी डायगोनल प्लेन हो गए, जो क्यूब को, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे बोला जाएगा, जो 6 बॉडी डायगोनल प्लेन जो क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं 2 इक्वल हाफ में, बराबर, समझा आपको। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री देखें हम तो कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना है मेरे पास, 1 है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल मेरे पास कितना मिला, 13 मिला। टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 8 सेंटर को ऐड करके 3 मिल रही है, बराबर। और अपोजिट वर्टाइसेस को ऐड करने पे, अपोजिट वर्टाइसेस के प्लेन के थ्रू कट करने पे मुझे 6 मिल रही है, यानी ये 6 + 3, टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे लिए हो गया 9, बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे लिए 9 है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 है, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 है। 13 + 9 22, 22 + 1 23। तो योर क्यूब हैव 23 टाइप ऑफ सिमेट्री, बराबर। क्यूब के पास 23 टाइप ऑफ सिमेट्री है, आप ऐसा बोल सकते, 23 टाइप है। नेक्स्ट पार्ट इज स्टडी ऑफ क्रिस्टल बाय यूजिंग एक्स रेज। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस, मतलब मैं क्रिस्टल, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल को स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बारे में समझना चाहता हूँ। जो भी मैंने आपको पढ़ाया आज तक कि क्रिस्टल में ये है वो है, ये कैसे पता चला, ठीक है। तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। तो ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, वेयर दिस आर द इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट एक्स रेज, और ये डिफ्रैक्टेड एक्स रेज हैं, बराबर। ये ए डैश, ऐसे बहुत सारी रेज होंगी। दिस आर द लैटिस प्लेन, ये जो है ना, ये दिस इज़ योर लैटिस प्लेन, दिस इज़ योर लैटिस प्लेन, बराबर। तो जो पर्टिकुलर लैटिस प्लेन होगा ना क्रिस्टल के ऊपर, उस पर ये रेज आते हैं और वहाँ से डिफ्रैक्ट होते हैं, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग, बराबर, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन, इसके बारे में कि ये जो रेज होती है आगे चल के दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, कि ऐसे 2 वेव है ना, तो दोनों ज्वाइंट हो जाए आपस में, बराबर, और एक बड़ा वेव बना दे, बराबर। दैट इज़ योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बराबर। एंड ब्रैग्स लॉ का जो
केमिस्ट्री से रिलेशन है वो सिर्फ इतना है कि मुझे उस इक्वेशन की ज़रूरत है. दैट इक्वेशन इज एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, वेर n इज वॉट, n इज nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन, वेर n इज nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ ऑर्डर डिफ्रैक्शन, बराबर, nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन. एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है. d इज सेपरेशन, d इज सेपरेशन बिटवीन टू प्लेन, जो लैटिस प्लेन है उनके बीच का सेपरेशन यू कैन से, ठीक है. उसे मैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, बराबर. केमिस्ट्री में आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिजिक्स में है. एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, थीटा एंगल है, बराबर, जो थीटा एंगल का हम बात कर रहे हैं, ये वाला थीटा एंगल जो इंसिडेंट रे आ रही है उसका जो एंगल है वहाँ पे हम लोग थीटा बोल रहे हैं, बराबर. ये इन पॉइंट्स को मैं लैटिस पॉइंट बोलूँगा. क्रिस्टल के अंदर मैं इन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट बोलूँगा जिस पे ये रेज, इंसिडेंट रेज आके गिर रहा है. क्लियर. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है. आप बोलेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट d का वैल्यू, बराबर. d इज वॉट, d इज दैट इंटरप्लेनर डिस्टेंस, बराबर. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट d का वैल्यू, अगर मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो विद द हेल्प ऑफ दैट d का वैल्यू वी कैन कैलकुलेट एज लेंथ, दैट इज ए बी सी. जो आपको याद हो एज लेंथ 3 पैरामीटर होते थे ए बी सी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिसाइड कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इट इज. उसके बेसिस पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि ये कौन से टाइप का क्रिस्टल है. आपको समझा ये बात. थ्योरेटिकली ये सब बातें कर रहे हैं, बराबर. तो मैं आपको एक्चुअल अगर इस लॉ का एप्लीकेशन समझाऊँ, आपको याद क्या रखना है. आपको सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ये लॉ याद रखना है कि ब्रैग्स लॉ रिफ्लेक्शन का जो है वो क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है. सेकेंड थिंग, व्हाट इज द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन इज कि मुझे जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस मिलेगा, जो d मिलेगा, एक्चुअली वो d क्या होता है वो d मुझे बताएगा एज लेंथ के बारे में, बराबर. जैसे मुझे एज लेंथ a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, बराबर. और ये a b c अगर ये एज लेंथ मिलेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दोज एज लेंथ वी कैन डिसाइड कि ये कौन से टाइप के क्रिस्टल सिस्टम का पार्ट होगा, बराबर. सपोज इफ क्वेश्चन इज, जैसे एक क्वेश्चन है, ये अगर मुझे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा. क्वेश्चन ऐसा दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ले रहा हूँ. क्वेश्चन है कि सेकेंड ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, second order Bragg's diffraction of X-rays from a set of parallel planes separated by 1.155 angstrom. 1.155 angstrom occurs at an angle 60 degree using wavelength of x angstrom. What is the value of x? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, बराबर. मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन चाहता है आपको कि आप कैलकुलेट करो वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ. सेकेंड ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, व्हाट इज n इज nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन. व्हाट इज nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि n जो है वो सेकेंड ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन है, यानी n की वैल्यू 2 है. सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ये पैरेलल प्लेन्स होंगे, बराबर. सेपरेटेड बाय 1.155 एंगस्ट्रॉम, यानी d का वैल्यू आप क्या मानोगे, 1.155 एंगस्ट्रॉम मानोगे, बराबर. थीटा, बराबर, कितने पे इंसिडेंट हो रहा है, थीटा 60 डिग्री पे आ रहा है, बराबर. वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, बराबर. क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d
साइन थीटा, बराबर. तो आई विल राइट लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा डिवाइड बाय n, बराबर. सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू वेर d इज 1.155 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री एज थीटा इज 60 and divide by n, 2 से 2 cancel, 1.155 into sin 60 डिग्री is root 3 by 2, बराबर. 1.155 multiply by root 3 is 1.732, बराबर. Divide by 2, approximately value will come, lambda will be around 1.155 into 1.73, this is around 2 by 2, answer will be 1, बराबर. और यूनिट आ जाएगा एंगस्ट्रॉम. क्लियर. आप इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट एंगस्ट्रॉम आएगा क्योंकि वही बचा हुआ है. समझा. तो बेसिकली ना इस पार्ट से मुझे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू क्या याद रखना है, ठीक है. मैं अभी फिजिक्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ. तो मुझे दो चीज़ें याद रखनी है कि विद द हेल्प ऑफ ब्रैग्स लॉ रिफ्लेक्शन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डी, बराबर. जो इंटर प्लेनार डिस्टेंस है मेरा, बराबर, उसकी हेल्प से मैं क्रिस्टल को स्टडी कर सकता हूँ, बराबर. ब्रैग्स लॉ रिफ्लेक्शन ने क्रिस्टल की स्टडी के बारे में कुछ बातें बताई, ठीक है, बराबर. सेकेंड पॉइंट, फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है, बराबर. न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है. पहला ये लॉ किस लिए काम का है, दूसरा फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है. फॉर्मूले में मुझे n दिया है, d दिया है, थीटा दिया है. कैन आई कैलकुलेट लैम्डा? येस. सपोज लैम्डा इज गिवन, d इज गिवन, थीटा इज गिवन. कैन आई कैलकुलेट n? येस. मुझे सपोज n दिया है, लैम्डा दिया है, d दिया है, क्या मैं थीटा निकाल सकता हूँ? हाँ. क्लियर हुआ आपको मेरा बात, ठीक है. नेक्स्ट टाइप, now we are going to discuss regarding the imperfection or defects in crystalline solid. ठीक है, एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. imperfection और defects. imperfection कोई दूसरा वर्ड में दे रहा हूँ, defects in crystalline solid. defects in crystalline solid. Now these crystalline solid have long range order. अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. सपोज कि देर इज ओ एक्स ऐसे दो टाइप के एटम प्रेजेंट है, बराबर, इन अ क्रिस्टल. तो O है, X है, O है, X है, फिर O, फिर X, फिर O, फिर X, फिर X, O, X, O, X, O, X, O, बराबर. ऐसे टाइप होंगे, ठीक है. O X, O X, O X, O X, लाइक दिस. तो मैंने बोला था नेक्स्ट विल बी O, नेक्स्ट इज X, नेक्स्ट O, नीचे O, X, O, बराबर. बट भले क्रिस्टल में कितना भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, पॉसिबिलिटी बनती है कि क्रिस्टल में, बराबर, डिफेक्ट्स आने की, बराबर, क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स आने की. जो एक बड़ा क्रिस्टल है, दैट लार्ज क्रिस्टल, इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल क्रिस्टल्स. यू कैन से दैट लार्ज क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल क्रिस्टल्स. उन स्मॉल क्रिस्टल्स के अंदर भी डिफेक्ट्स आने का पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है. वेदर दैट रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फास्ट हो या फिर स्लो हो, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बराबर. कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत फास्ट है तो ही डिफेक्ट्स आएगा, बराबर, या फिर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत स्लो है तो डिफेक्ट आएगा, बराबर. तो ड्यूरिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन भी डिफेक्ट्स आने के चांसेस हैं. डिफेक्ट्स एक्चुअली व्हाट आई मीन टू से, कि मान लो कि जैसे एक्स ओ जो अरेंजमेंट है, मान लो बीच में कोई पार्ट मिसिंग हो और यहाँ पे ओ आ जाए, यहाँ पे एक्स मिसिंग हो गया, बराबर, ऐसा कभी हो जाए तो ये क्या हुआ, ये डिफेक्ट हो गया ना क्रिस्टल में, बराबर. अपार्ट फ्रॉम दिस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, सपोज उसके अंदर मैंने कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, तो इम्प्योरिटी भी ऑक्यूपाई करेगा कोई ना कोई स्पेस, कोई ना कोई जगह, तो वो भी एक टाइप का क्या हुआ, डिफेक्ट्स हो गया, इम्परफेक्शन हो गया क्रिस्टल में, ठीक है. या फिर सपोज उसको हैमर किया, बराबर, एटम की जो पोजीशन थी वो डिसलोकेट हो गई, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्शन इन सॉलिड. सो व्हाट आई मीन टू से कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर भी इम्परफेक्शन होता है, बराबर. ऐसा नहीं है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और कोई भी एटम का पोजीशन इधर उधर नहीं हुआ, बराबर. एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी ऐसा इधर उधर नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो व्हेन आई टॉक अबाउट इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड ना, तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स,
ये डिफेक्ट्स ना दो टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स। टाइप नंबर 1, सबसे पहला जो टाइप होता है इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, बराबर। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब हो गया विच अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, विच अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका डिटेल स्टडी यू विल डू इन सेमीकंडक्टर्स, बराबर। अगर आपको याद हो तो सेमीकंडक्टर में आप पढ़ते एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यस यस, वही वाली बात है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स के एग्जाम्पल है, वो डोपिंग के ही मेन एग्जाम्पल्स होते हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसको केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना है इज एटॉमिक डिफेक्ट, डिफेक्ट विच अराइजेज ड्यू टू एटम, ड्यू टू मूवमेंट और पोजीशन ऑफ एटम और आयन, जो एटम के डिसलोकेट होने की वजह से, बराबर, या एटम के अपनी पोजीशन चेंज करने की वजह से, बराबर, या एटम के मिसिंग होने की वजह से, या एक्स्ट्रा एटम आने की वजह से जो भी टाइप का इम्परफेक्शन आता है ना, उसे हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट में कंसिडर करते हैं, मतलब जिसमें मेन क्राइटेरिया एटम है आपका। तो ये जो एटॉमिक डिफेक्ट है ना, इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। दिस एटॉमिक डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, बराबर, जिसमें डिफेक्ट इज रिलेटेड विथ ओनली वन एटम, यू कैन सी, जहाँ पे जो डिफेक्ट है ना वो एक ही एटम के विथ रिस्पेक्ट टू है, बराबर, उस पर्टिकुलर स्मॉल क्रिस्टल में या एक पर्टिकुलर आयन के विथ रिस्पेक्ट टू है। आपको बात समझा मेरा? दूसरा जो टाइप ऑफ डिफेक्ट है ना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन डिफेक्ट स्टूडेंट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट व्हाट आई मीन टू से कि मान लो पूरा का पूरा एरे ही डिसलोकेट हो गया एटम का, बराबर, पूरा का पूरा एरे ही एटम का क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया, बराबर। ये एटम का क्रिस्टल है, मतलब ये पूरा एटम का पोजीशन है क्रिस्टल के अंदर, आई मीन टू से मैंने इसे क्या किया, हैमर कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये जो लेयर था ना, ये पूरा का पूरा लेयर डिसलोकेट हो गया स्टूडेंट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये डिसलोकेट हो गया, ये अब ऐसे हो गया, मान लो ये ऐसे आ गया, कुछ डिफरेंस समझ रहे हैं पहले से और अभी में, ये ऐसे हो गया, बराबर। तो आई विल कॉल इट कि यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा लाइन, पूरा का पूरा एटम का लाइन ही डिसलोकेट हो गया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन डिफेक्ट, ये लाइन डिफेक्ट का एग्जाम्पल होगा। समझा आपको मेरा बात? पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा कि जैसे एज ए टोल्ड यू कि ये एक्स ओ एक्स, बराबर, यहाँ पे मान लो कोई एटम ही नहीं है, बराबर, एक्स, बराबर, ओ, या फिर यहाँ पे एक्स, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक एटम हुआ ना, ये जो डिफेक्ट आया, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू वन एटम इन अ क्रिस्टल, इन अ स्मॉल क्रिस्टल, तो मैं बोलूँगा दिस इज एटॉमिक डिफेक्ट। जब होल एरे वो पूरा का पूरा लाइन ही डिसलोकेट होगा तो दैट इज लाइन डिफेक्ट। नाउ पॉइंट डिफेक्ट आर ऑल्सो further classified into three types. Point defects are further classified into three types. First type is stoichiometry defect, stoichiometric defect. Second type is non-stoichiometric defect. बराबर, and third is impurity defect. Clear? These defects are further classified into two types. The first one is Schottky defect and second one is Frankel defect. बराबर, ये नाम जो हम बोलते हैं ना, Schottky और Frankel defect, this is basically for ionic solid. ये नाम हम यूज़ करते हैं आयोनिक सॉलिड के अंदर, फॉर आयोनिक सॉलिड, ये नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ आयोनिक सॉलिड के लिए, बराबर। वेराज यही टाइप के डिफेक्ट, यही सेम टाइप के डिफेक्ट नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर आर पॉपुलर बाय द नेम ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बराबर। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से पॉपुलर है, बराबर। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दिस इज फॉर आयोनिक सॉलिड। आपको कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलेगा
स्कॉट की डिफेक्ट ब्रैकेट में वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट ब्रैकेट में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जब स्कॉट की फ्रैंकल होगा तो वो ये सब नाम मैं आयोनिक सॉलिड के लिए यूज़ करता हूँ जिनमें आयन्स है, कैटायन, एनायन, बराबर। और वैकेंसी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये सब नाम हम लोग यूज़ करते हैं फॉर नॉन आयोनिक सॉलिड, यूज फॉर नॉन आयोनिक सॉलिड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी, बराबर। दो नाम है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू हो गया डिफेक्ट्स के बारे में, बराबर। डिफेक्ट्स को अगर डिफाइन करना होगा तो आप क्या डिफाइन करेंगे? डिफेक्ट्स को डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे एटॉमिक डिफेक्ट्स के लिए बेसिकली कि दिस इज irregular arrangement of, I repeat, this is irregular arrangement of constituent particle in a crystal। जब क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाए तो उनके अंदर डिफेक्ट्स आना चालू हो जाता है। क्लियर? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Stoichiometric defect, where stoichiometric defects are those in which ratios is maintained, in which ratio is maintained। ratio is maintained means कैटायन और एनायन का जो रेशियो है जो पहले होगा डिफेक्ट्स आने के बाद, इम्परफेक्शन आने के बाद अभी भी वही रेशियो होगा, बराबर। तो अगर शॉर्ट में बोलना होगा मुझे कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज इन विच स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, शॉर्ट में मुझसे SC लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, रेशियो इज मेंटेन्ड, बराबर। रेशियो इज मेंटेन्ड, बराबर। लेट अस कंसिडर कि मान लो AB टाइप ऑफ सॉलिड है, AB टाइप ऑफ सॉलिड वेयर A इज कैटायन और B इज अनायन, A कैटायन B अनायन, बराबर। पहले देर आर 100 A प्लस, देर आर 100 A प्लस एंड 100 B माइनस है क्रिस्टल में। इनिशियली ना क्रिस्टल में 100 A प्लस है और 100 B माइनस है, ठीक है। और आफ्टर सर्टेन टाइम मान लो क्रिस्टल में इम्परफेक्शन आ गया, बराबर। और अब उसके अंदर A प्लस और B माइनस का नंबर है 98 A प्लस एंड 98 B माइनस। कुछ समझा आपको? पहले 100 था, इम्परफेक्शन आने के बाद क्रिस्टल के अंदर 98 A प्लस और 98 B माइनस ही है, ठीक है। तो हियर इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे A और B का कोएफिशिएंट का रेशियो लूँ तो वो रेशियो क्या आएगा? स्टोइकियोमेट्री क्या आएगा? वो स्टोइकियोमेट्री आएगी 1:1। और यहाँ भी 98 यानी यहाँ भी होगा, मतलब आफ्टर इम्परफेक्शन अभी भी रेशियो मेंटेन है। इसलिए इन टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग नाम देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, बराबर। जिसमें डिफेक्ट्स आने के बाद, इम्परफेक्शन आने के बाद क्रिस्टल के अंदर अभी भी नंबर ऑफ कैटायन और अनायन का रेशियो जो पहले था वही मेंटेन है, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दैट इज स्कॉट की। इसमें सबसे पहला जो डिफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग वो है स्कॉट की डिफेक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। In this type of defect, cation and anion both, बराबर, cation and anion both, बराबर। अंदर जो कैटायन होगा, जो अनायन होगा, बराबर, दोनों क्रिस्टल को, बराबर, जो उनका एक्चुअल पोजीशन है, बराबर, वो पोजीशन छोड़ के क्रिस्टल के बाहर चले जा रहे हैं, बराबर। कैटायन एंड एनायन लीव देयर साइट, बराबर, वो अपनी पोजीशंस को छोड़ के क्रिस्टल के बाहर चले जा रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि दिस इज़ योर Na प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका Cl माइनस। अगर मैं एक NaCl के क्रिस्टल में एक्सप्लेन करूँ, ये हो गया Na प्लस, बराबर, ये हो गया Cl माइनस, दिस इज़ Na प्लस, बराबर, दिस इज़ योर Cl माइनस, ठीक है। ये एक क्रिस्टल हो गया, मान लो दिस इज़ Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, बराबर, दिस इज़ अ क्रिस्टल Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, बराबर। नाउ
जो कैटायन है मेरे पास यहाँ पे Na+ और Cl-, बराबर, उसमें से मान लो एक Na+ और एक Cl-, बराबर, यहाँ से Cl-, वहाँ से एक Na+, बराबर, अपनी पोजीशन को छोड़ के क्रिस्टल के बाहर चला गया, अपनी पोजीशन को छोड़ के क्रिस्टल के बाहर चला गया, कैटायन एनायन दोनों क्रिस्टल के बाहर चले गए। तो मैं क्या बोलूँगा कि नाउ देयर इज इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देयर इज इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल में ईच कैटायन शुड बी सराउंडेड बाय एनायन, ईच एनायन शुड बी सराउंडेड बाय कैटायन, बट दो पोजीशन तो खाली हो गई ना, दिस एंड दिस, व्हाट यू से, बराबर, बट रेशियो जो है वो मेंटेन रहेगा, बराबर, कैटायन एनायन, एक कैटायन जा रहा है, बराबर, एक कैटायन तो एक एनायन जा रहा है, यहाँ से अगर दो Na+ जाएंगे तो दो Cl- भी, बराबर, लीव करेगा। क्लियर हो रहा है आपको बात? ठीक है ना। तो स्कॉट की डिफेक्ट में बेसिकली मैं बोलूँगा कि कैटायन एंड एनायन दोनों अपने पोजीशन को छोड़ के जा रहे हैं, बराबर, दोनों अपने पोजीशन से जा रहे हैं। ये टाइप का डिफेक्ट, बराबर, ये टाइप का डिफेक्ट क्या करेगा कि जो नंबर है ना, नंबर जो होगा, नंबर ड्यू टू दिस डिफेक्ट, number of cation and anion decreases. What do you say? Due to this defect, number of cation and anion decreases in crystal. क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ कैटायन एनायन कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीज होगी, बराबर। अगर मैं इस डेंसिटी को, इम्परफेक्शन के बाद जो डेंसिटी है उसको मैं ऑब्जर्व डेंसिटी मानूँ, बराबर, और क्रिस्टल का जो पहले का डेंसिटी है उसे मैं थ्योरेटिकल डेंसिटी मानूँ, तो व्हाट आई विल से कि डेंसिटी थ्योरेटिकल और डेंसिटी ऑब्जर्व में डेंसिटी थ्योरेटिकल ज़्यादा होगा, क्योंकि मास कम हो गया, Na+ Cl- आयन बाहर गया, बराबर, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन डिक्रीजेज, बराबर, पोजीशन को लीव करके गए तो मास डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, और डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो आई विल से कि थ्योरेटिकल डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑब्जर्व, बराबर, theoretical density will be greater than density observed। तो परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट, कितना यूनिट मिस हुआ मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डेंसिटी थ्योरेटिकल माइनस डेंसिटी ऑब्जर्व डिवाइड बाय डेंसिटी ऑब थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल डेंसिटी को मैं डेंसिटी ऑब्जर्व से माइनस करूँ डिवाइड बाय डेंसिटी थ्योरेटिकल, तो आई विल गेट नंबर ऑफ मिसिंग यूनिट, बराबर, परसेंटेज है तो शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100, उसे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो परसेंटेज है, एज आई टोल्ड यू, परसेंटेज है शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, तो इट विल गिव यू परसेंटेज मिसिंग यूनिट। बट रिमेंबर, आपको यहाँ पे कैटायन एंड एनायन दोनों रिमूव करना है, मतलब रिमूव इन द सेंस कि जब मैं बना रहा हूँ तब, अदरवाइज क्रिस्टल में तो मैं बोलूँगा कि कैटायन एंड एनायन बोथ आर मिसिंग, कैटायन एंड एनायन बोथ आर मिसिंग। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अभी भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ एनायन कम गया, बराबर, इट शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बराबर। नेक्स्ट, ये टाइप का डिफेक्ट पॉसिबल कौन से टाइप के क्रिस्टल में होता है? इट इज़ पॉसिबल व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, बराबर, इट इज़ पॉसिबल व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, इट आई मीन टू से व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, लाइक NaCl में इफ यू रिमेंबर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बराबर, और यू कैन से कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 CaCl, याद करो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हाई होगा तो लॉजिकली सोचें, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कब आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हाई तब आता है व्हेन रेडियस रेशियो का वैल्यू ज़्यादा है, रेडियस रेशियो का वैल्यू ज़्यादा है, 0.414 से 0.732 के बीच पहले अगर आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 0.732 से 1 के पहले अगर आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, ठीक है। तो मैं ये लॉजिकली सोचूंगा कि अगर ये टाइप का डिफेक्ट उन सॉलिड के अंदर होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, तो मैं उसके साथ साथ ये भी बोलूँगा कि ये टाइप का डिफेक्ट उन सॉलिड के अंदर पॉसिबल है जिसमें डिफरेंस साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन का डिफरेंस इज लो, बराबर, साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड अनायन आर लेस, व्हाट यू से, क्योंकि उन्हीं के बीच में रेशियो बड़ा आएगा अगर उनका कैटायन और एनायन का साइज का डिफरेंस कम होगा। तो एग्जांपल में वी हैव NaCl,
काफ़ी पॉपुलर है, बराबर। NaCl, KCl, CHCl एट्सेट्रा। क्लियर हुआ आपको बात? तो स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में की पॉइंट्स क्या हो गए कि इन स्कॉटकी डिफेक्ट बोथ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग, बराबर, बट स्टिल दैट क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ कैटायन और अनायन दोनों वहाँ पे अगर कैटायन एनायन का चार्ज +1 -1 है तो सेम नंबर में जा रहे हैं। इफ नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन डिक्रीजेज तो मास क्या होगा, पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, बराबर। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर डेंसिटी कम हो रही क्रिस्टल की, इट मीन थ्योरेटिकल डेंसिटी विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑब्जर्व, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टल इज सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट पॉसिबल और शोन बाय आयोनिक सॉलिड। फॉर आयोनिक सॉलिड मतलब स्कॉटकी, फ्रैंकल, दीज डिफेक्ट्स आर शोन बाय आयोनिक सॉलिड्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स, बराबर, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। जो सेकेंड में बात कर रहा हूँ वो मैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, इन विच यू कैन से आइदर कैटायन और अनायन, बराबर, या तो कैटायन या तो अनायन, बराबर, आइदर कैटायन और अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर actual position, from their actual position. What I mean to say कि जो कैटायन या एनायन है वो अपना एक्चुअल पॉइंट को छोड़ के, बराबर, किसी और जगह पे जा रहा है, बराबर। मतलब इस पॉइंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि व्हेन कैटायन एंड एनायन आर मूविंग फ्रॉम और मूविंग इनटू इंटरस्टिशियल पोजीशन और इंटरस्टिशियल वॉइड्स, बराबर। कैटायन एंड एनायंस आर मूविंग इनटू इंटरस्टिशियल पोजीशन, वो अपने एक्चुअल पोजीशन को छोड़ के वॉइड्स के अंदर जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये चेक करो आप, ये मान लो दिस इज योर this is cation, this is anion, cation, where each cation is surrounded by anion, each anion surrounded by cation, बराबर। आप क्रिस्टल बनाने के टाइम पे ये बात हमेशा याद रखेंगे, अदरवाइज रिपल्शन होगा, देयर विल बी रिपल्शन, क्लियर। A plus B minus, A plus, this is B minus, this is B minus, this is A plus, this is A plus, this is B minus, ठीक है। तो हर एक कैटायन अनायन से सराउंड हो रहा है और हर एक अनायन कैटायन से सराउंड हो रहा है। अब ये कैटायन क्या करेगा, अपनी पोजीशन को छोड़ के ना, ये इसका परमानेंट पोजीशन होना चाहिए, व्हाट यू से, ये अपने पोजीशन को छोड़ के, बराबर, ये जो वॉइड है ना, ये जो जगह है बीच में एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे मूव कर रहा है। मतलब ये A प्लस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। अब ये हो रहा है इम्परफेक्ट, A प्लस अपने पोजीशन को छोड़ के यहाँ पे आ गया। डू एग्री विद दिस? आपको समझा मेरा बात? ये A प्लस यहाँ पे आ रहा है, क्लियर हुआ? अगर ये A प्लस यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, बराबर, तो अपने रेगुलर पोजीशन से तो मिसिंग हो गया ना, अपने रेगुलर पोजीशन पे नहीं है। तो दैट इज व्हाई हम लोग बोलते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज दैट डिफेक्ट इन विच आइदर कैटायन और अनायन आर मूविंग इनटू इंटरस्टिशियल पोजीशन, बराबर, दे लीव देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड ट्रांसफर हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड, क्लियर दिस? अब ये वॉइड में इफ इनिशियली, अगर मैं बोलूँ इनिशियली रेशियो था, अगर इफ इनिशियली आई से कि A और B 100 और 100 था, बराबर, 100 A प्लस एंड 100 B माइनस, बराबर। सो डोंट यू थिंक कि अभी भी A B 100 और 100 ही होगा? व्हाट यू से, 100 A प्लस 100 B माइनस, मतलब पहले रेशियो 1:1 था तो अभी भी रेशियो 1:1 ही है, एंड स्टिल वो न्यूट्रल भी होगा क्योंकि कोई भी मिसिंग नहीं हुआ। वो सिर्फ मिसिंग कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, नॉट फ्रॉम क्रिस्टल। क्रिस्टल के बाहर नहीं गया, लाइक स्कॉटकी जिसमें क्रिस्टल के बाहर चला जाता है। फ्रैंकल में क्रिस्टल के बाहर नहीं गया, अपनी पोजीशन को छोड़ के एक वॉइड की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है।
तो मास, अगला पॉइंट मैं बोलूँगा कि रेशियो इज मेंटेन. फर्स्ट पॉइंट इन फ्रैंकल डिफेक्ट कि दे आर मूविंग इनटू cation or anion are moving into interstitial position. Second point, their ratio, their stoichiometric ratio are maintained. Third point will say कि there is no change in mass. There is no change in mass like स्कॉटकी डिफेक्ट. स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता था कि क्रिस्टल से कैटायन एनायन बाहर मिस हो जाते थे, बराबर, मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल. तो उसकी वजह से मास डिक्रीज हो जाता था उतने यूनिट का. मास डिक्रीज हो रहा था तो डेंसिटी डिक्रीज हो रहा था. हियर देयर इज नो चेंज इन मास, देयरफॉर नो चेंज इन डेंसिटी. क्लियर. सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डेंसिटी, थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व सब एक ही है. यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस. बिकॉज पहले कैटायन ए और बी अगर मैं देखूं तो कैटायन ए प्लस और अनायन बी माइनस का डिस्टेंस इतना था. अब ये ए प्लस यहाँ पे आ गया और ये डिस्टेंस जो है पहले के कंपैरिजन में डिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया. तो देयर और दो कैटायन और अनायन के बीच का अगर डिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली उनका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा. क्लियर हो रहा है बात आपको? ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो योर कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस. अगला पॉइंट मैं बोलूँगा यहाँ से कि इट इज़ पॉसिबल व्हेन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर पॉसिबल व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो. ये टाइप के डिफेक्ट पॉसिबल होंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, कम हो, बराबर. और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कम होगा तो डोंट यू थिंक कि देयर इज लार्ज difference in radius of cation and anion. There will be large difference between radius of cation and anion. cation और anion के आपस में जो रेडियस का डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा. ठीक है, क्लियर हुआ ये बात. इसके कुछ पॉपुलर जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं जैसे AgCl, AgBr, बराबर. ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल है, बराबर. अपार्ट फ्रॉम दिस CaF2 इज ऑल्सो देयर, CaF2, बराबर. इन विच Ag प्लस AgBr में अगर आप AgCl में बेसिकली बात करेंगे ना तो AgCl में Ag प्लस आयन अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ के, जैसे यहाँ पे जितने भी A प्लस है ना आप उसको Ag प्लस मान लो, B माइनस को आप Cl माइनस मान लो. तो Ag प्लस अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ के बाहर की तरफ जा रहा है. बाहर यानी वॉइड के अंदर जा रहा है. क्लियर हो रहा है आपको बात? तो दैट इज Ag प्लस आयन वो मूव हो रहा है, बराबर. तो ये जो डिफेक्ट आ रहा है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट आ रहा है, इज बिकॉज ऑफ कैटायन, बराबर. तो मैं बोलूँगा कि दिस इज कैटायन फ्रैंकल डिफेक्ट, बराबर. दिस इज योर कैटायन फ्रैंकल डिफेक्ट, बराबर. ये कैटायन फ्रैंकल डिफेक्ट है. और ये पोजीशंस को हम लोग इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलते हैं, बराबर. उन आयंस के बीच में जो पोजीशन है उसे हम लोग इंटरस्टिशियल पोजीशन के नाम से बुलाते हैं. वेयर इज इन केस ऑफ CaF2, इफ यू रिमेंबर, कैल्शियम इट ऑक्यूपाई लैटिस वाला पोजीशन. कैल्शियम आयन बिगर होता है ना साइज में, याद हो तो. कैल्शियम आयन इट ऑक्यूपाई लैटिस वाला पोजीशन, फ्लोराइड आयन वॉइड का पोजीशन है. तो फ्लोराइड आयन जो वॉइड के अंदर है ना वो अपनी पोजीशन को छोड़ के वहाँ से इंटरस्टिशियल वॉइड, जो बाकी के वॉइड है ना, वहाँ पे जाने का ट्राई कर रहा है. तो ये जो एग्जांपल है जिसमें फ्लोराइड आयन है, बराबर, मैं इसे बोलूँगा जहाँ पे फ्लोराइड आयन दैट इज अनायन अपने पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड में जा रहा है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनायन फ्रैंकल डिफेक्ट, बराबर. उसी में दो टाइप ऐसे बोल दिया हम लोग ने कि अगर कैटायन के साथ हो रहा है तो कैटायनिक फ्रैंकल डिफेक्ट, अगर अनायन के साथ हो रहा है तो अनायनिक फ्रैंकल डिफेक्ट. क्लियर हुआ आपको बात? एनी डाउट विद दिस? ठीक है ना. तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट? क्या क्या डिफरेंसेस होंगे? पहला, योर कैटायन एंड एनायन यूनिट्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल. यहाँ पे कोई भी यूनिट क्रिस्टल से नहीं मिस होता, सिर्फ अपने रेगुलर पोजीशन से चला जाता है.
दूसरा सेकेंड पॉइंट, एज इन केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, देयरफॉर उनका जो पर्टिकुलर मास है क्रिस्टल का वो डिक्रीज होता है, बराबर, डेंसिटी डिक्रीज होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डेंसिटी मास रिमेन सेम। क्लियर। थर्ड पॉइंट, स्कॉटकी डिफेक्ट इट इज पॉसिबल फॉर दोज आयोनिक कंपाउंड इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। फोर्थ पॉइंट, there is a size difference, if you say there is small difference between radius of cation and anion। अगर स्कॉटकी डिफेक्ट उन्हीं टाइप के क्रिस्टल में पॉसिबल होगा जिनमें कैटायन एनायन के रेडियस का रेशियो जो हो वो स्मॉल हो, ये वॉइड के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, बराबर, रिलेटिवली जो है वो साइज़ बड़े बड़े हैं। वेरेज इन दिस साइज़ डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो जो छोटा होता है साइज़ में, जो वॉइड के अंदर रहता है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, बराबर। AgBr ऐसा एक क्रिस्टल है जिसमें यू कैन से कि स्कॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल बोथ को एग्जिस्ट, बराबर, दोनों टाइप के डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर हुआ आपको ये बात? ना स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस आर बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ, यू कैन से कि दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मो डायनामिक इफेक्ट्स। दिस आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स इफेक्ट, बराबर। इनको थर्मोडायनामिक इफेक्ट के भी नाम से जाना जाता है बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन मोर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। स्कॉटकी और फ्रैंकल के केसेस में अब अगर क्रिस्टल का टेम्परेचर में बढ़ाते जाऊँ तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट होने की मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है। अगर मैं नॉन आयोनिक सॉलिड के बारे में बात करूं, नॉन आयोनिक सॉलिड लाइक वैकेंसी डिफेक्ट, बराबर, नॉन आयोनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट्स, ठीक है, तो उनकी केसेस में वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा कि वही क्रिस्टल है, जैसे मान लो कि दिस इज पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, बराबर, ये पोजीशन 3, पोजीशन 4, 5, 6, बराबर, ऐसे पोजीशंस है स्टूडेंट्स, बराबर, ये पोजीशंस है। ठीक है ना। लेट्स सी, अगर सपोज कोई भी एटम अपनी पोजीशन को छोड़ के क्रिस्टल से क्या हो जाए, बाहर चला जाए, मान लो ए एटम है, ए ऐसे एटम है, नॉन आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं। मान लो ये एटम बराबर, ये मिसिंग है क्रिस्टल से, ये एटम मिसिंग है, तो मैं क्या बोलूँगा कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट जिसमें अगेन डेंसिटी जो है, बराबर, डोंट यू थिंक अगर नंबर ऑफ एटम कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली मास डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, बराबर। तो हियर आई विल से अगेन डेंसिटी थ्योरेटिकल विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑब्जर्व। क्लियर हो रहा है आपको मेरा बात? तो इट इज सिमिलर टू स्कॉटकी डिफेक्ट। डिफरेंस में हम क्या समझते हैं, कहीं कहीं पे लोग ऐसे स्कॉटकी, फ्रैंकल और वैकेंसी अलग अलग नाम से बुलाएंगे, बराबर। यहाँ पे बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज रिलेटेड विद कैटायन एंड एनायन, दैट इज आयोनिक सॉलिड का बात हो रहा है, यहाँ पे नॉन आयोनिक सॉलिड का बात हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन आयोनिक सॉलिड। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट, अगला जो टाइप का डिफेक्ट है इसी में वो मैं पढ़ रहा हूँ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगला जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बराबर, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऐसे समझो कि मान लो कि मेरे पास ये ए टाइप ऑफ क्रिस्टल है, ठीक है, या फिर आप ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल बोल लो, जस्ट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन आयोनिक सॉलिड। वो नॉन आयोनिक सॉलिड का क्रिस्टल है बस, बराबर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, लाइक दिस, जहाँ ए बी को सराउंडेड है, बी ए को सराउंडेड है, बराबर। और यहाँ पे मैंने ना बाहर से लाके इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दिया है, बराबर। इंटरस्टिशियल में समझ रहे हैं आप? दो टाइप में बोल सकता हूँ कि मान लो ये ए अपनी पोजीशन को, ये ए अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ पे आ जाए, बराबर, ये ए अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर आ जाए यहाँ पे, बराबर। तो ये भी क्या हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बराबर, इन नॉन आयोनिक सॉलिड। या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में मान लो मैंने बाहर से स्मॉल एटम लाइक
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वो ला के ऐड कर दिए, तो दैट इज़ अगेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ